अ, नमस्कार। मैं महेश सिंह और परिवर्तन पत्रिका के फेसबुक पेज पे आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो लोक दृष्टि से राष्ट्र और देश प्रेम को देखना है। इस पे हमारे जो वक्ता हैं वो बात करेंगे। साथियों, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक रूपरेखा मैं रखूं जो खासकर राष्ट्रवाद के बारे में है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र, देश, राष्ट्र राज्य, ये तमाम चीजें, ये शब्द हैं जो जिसे हम जानते हैं और उससे परिचित हैं। और इसका एक लंबा इतिहास रहा है और उस इतिहास में कई तरह की अ, परिभाषाएं प्रचलित रही हैं। और उन परिभाषाओं में हमने देखा है कि राष्ट्र को एक अलग रूप में देखते हैं, देश को लोग अलग रूप में देखते हैं, राष्ट्र राज्य की बात करते हैं। हम लोक में जब जाते हैं तो खासकर मैं भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो भोजपुरी के गीतों में मैं पाता हूं कि वहां की महिलाएं जब गीत गाती थी और उनके पति कलकत्ता चले जाते थे तो कलकत्ता उनके लिए देश हुआ करता था। ऐसे तमाम लोक में अलग अलग तरीके के देश जो हैं वो दिखाई देते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, भूमंडलीकरण, जिसमें पूंजी जो है अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के पूरे विश्व में भ्रमण कर रही है। तो उसमें भी कोई ऐसी बाउंड्री नजर नहीं आती, कोई ऐसी सीमा नजर नहीं आती जिसमें हम राष्ट्र को परिभाषित करें, देश को परिभाषित करें या देख सकें। इन तमाम बिंदुओं पे आज बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर पिंटू कुमार। डॉक्टर पिंटू कुमार जी वर्तमान में जो है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के सचिवालय में अनुवादक हैं और हैदराबाद से इन्होंने पीएचडी की है और पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और एक परिचय और आप लोग पहले जानते होंगे परिवर्तन पत्रिका से ही मैं बताता चलूं कि परिवर्तन पत्रिका का जो मीडी भाषा और साहित्य विशेषांक आया था उसके अतिथि संपादक भी रहे थे। और आप वो पत्रिका देखे होंगे, वह अंक देखा होगा आप सभी ने, तो निश्चित रूप से आप सभी परिचित होंगे। पिंटू जी वर्तमान में जो दमन केंद्र में इग्नू का दमन में जो इग्नू का केंद्र है उसमें अकादमिक काउंसलर भी हैं और लगातार जो है शोध पत्र लिखते रहते हैं और गंभीर चिंतन करते हैं। लिखना पढ़ना इनकी रुचि का विषय है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधा पिंटू जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस मंच पे आए और अपनी बात रखें। हमारे दर्शक और के बीच में आपका, हमारे दर्शकों के बीच में इस पत्रिका के इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है पिंटू जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भाई, मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए और इस विषय पर मुझे बात करने का मौका देने के लिए। कई साथी जुड़ गए हैं और साथियों का जुड़ना इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने सक्रिय रहकर मेरी बात सुनेंगे और मुझे आप अपने सवाल पूछेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपकी सक्रियता है और आप देख रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक 2-3 दिन से पोस्टर आपने देखा होगा, लोक दृष्टि में राष्ट्र और देश प्रेम। लोक की नजर में राष्ट्र और देश प्रेम क्या है, ये टॉपिक इस तरीके का है। आप सभी का शुक्रिया, कंचनजंगा पत्रिका के संपादक और तमाम साथी जो मुझे देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। आप सभी के सवाल जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं आपकी सक्रियता अधूरी मानूंगा। तो आप लगातार मेरी बात सुनते सुनते आप सवाल जरूर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, ये टॉपिक इस तरीके का है जिसमें सिर्फ राष्ट्र और देश प्रेम की बात से काम नहीं चलेगा। मैं जो आने वाले 30 मिनट या 40 मिनट जो लगातार बोलूंगा, जो बात करूंगा,
उसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा लोक दृष्टि, राष्ट्र, देश प्रेम और देश प्रेम और प्रजाति प्रेम, राष्ट्र राज्य, राज्य राष्ट्र, राष्ट्रवाद, नवराष्ट्रवाद, विचार अभिव्यक्ति और राष्ट्रवाद का संबंध, राष्ट्र निर्माण में वैचारिक निर्मितियों का योग, विचार बनाम प्रोपेगेंडा, वैचारिक भिन्नताएं और देश प्रेम, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। इस तरह के तमाम सवालों से, ये तमाम बिंदुओं से गुजरते हुए हम हमारे टॉपिक को अंतिम रूप देंगे, जो जिस पर हम आज बात करेंगे। लोक दृष्टि से राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम को कैसे देखा गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किसान और मजदूर आंदोलन, आदिवासियों की जमीन का सवाल, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, और इस तरह की तमाम दृष्टियां जो मैंने टॉपिक या सब टॉपिक आप मान लीजिए, जो मैंने बोले हैं, इन पर हम छोटी छोटी चर्चाएं करते हुए हम अपने टॉपिक को अंतिम रूप देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इस पूरे जो टॉपिक है इसको आप ये समझिए कि ये इस तरीके का टॉपिक है जैसे धर्म पर बात करना। मैकियावेली ने धर्म की अपनी परिभाषा दी कि करने योग्य कार्य, महात्मा गांधी जी ने दी, और फिर धर्म की एक परिभाषा सांप्रदायिकता से जुड़ने वाली है। तो इस तरह की, जिस तरीके से धर्म पर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लगातार आदिकाल से अब तक बात होती आई है, और एक ऐसा टॉपिक जिस पर अगर थोड़ी बहुत गलत दिशा में डिस्कशन जाता है तो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। तो उसी तरीके की ये चीजें हैं कि देश प्रेम का सवाल कैसे उपजता है, राष्ट्रवाद क्या है, लोक दृष्टि में राष्ट्र क्या है, और राज दृष्टि में, नेशन स्टेट में राष्ट्र क्या है। मैं सबसे पहले इस टॉपिक को सुनने से पहले आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि अब तक की आपकी जो स्टडी है, मेरा परिचय महेश भाई ने दिया है, और मैं एक लाइन में बताऊं, मैं एक स्कॉलर हूं और आजीवन एक स्कॉलर बना रहना चाहता हूं। और एक स्कॉलर की नजर से आप इस चीज को देखिएगा, जो चीजें आपने अब तक सुनी है, साथ साथ क्रिटिसाइज करते चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जिन चीजों पर, जो मेरा टॉपिक है उस पर मैं लगातार अपनी बात रखूं। 200 साल पहले पूरी दुनिया एम्पायर में बटी हुई थी। यहाँ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्र राज, नेशन स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाता है। 200 साल पहले तक, 200-300 साल पहले तक ये दुनिया एम्पायर में बटी हुई थी। ब्रिटिश एम्पायर, पुर्तगाली एम्पायर, ठीक है। राष्ट्र की संकल्पना उस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हम उसे विवेचित करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद का नजरिया, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर का मैंने एक थोड़ा सा कोट किया है, बड़ा मार्के का, जब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करेंगे एक राष्ट्र प्रेम की, जिसको हम विविध रूपों में, राष्ट्र प्रेम हमेशा, राष्ट्र क्या है ये समझनी बड़ी चीज है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बेसिकली बताऊंगा। 200 साल पहले दुनिया नेशन स्टेट्स में नहीं थी, एम्पायर्स में थी। नेशन स्टेट की जब बात नहीं होती है तो वहां नेशनलिज्म की बात नहीं हो सकती। ये मैं क्यों कह रहा हूं, नेशन स्टेट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं। नेशन का मतलब है लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी खास परंपरा से अपने आप को अलग करती है, अन्य समुदायों से या अन्य लोगों से अलग करती है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, वो नेशन है। और स्टेट दो चीजों से बनके बनता है, भूखंड और स्वायत्त सत्ता, जिसको हम कहेंगे कि बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के शासन। एक भूखंड और उसमें बिना किसी बाहरी सत्ता के प्रभावित किए हुए शासन चलना, ये स्टेट है। और नेशन है उस लोगों का समूह जो विभिन्न किसी एक खास वैचारिकी से या किसी खास विशेषता से अपने आप को अलग करती है। तो ये है नेशन स्टेट। इंडिया को एक नेशन स्टेट कहा गया है। और दुनिया को जब नेशनलिज्म की बात आती है और जब देश प्रेम की बात आती है या इस तरह की चीजें आती है, तब हम सबसे पहले इस लफ्ज से निकलते हैं कि नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है। एक कॉन्सेप्ट है स्टेट नेशन का, जिस पर लोगों ने कम ध्यान दिया। भारत को नेशन स्टेट कहकर
लोग बात शुरू कर देते हैं राष्ट्रवाद की या देश प्रेम की, लेकिन हम स्टेट नेशन से होकर हमें गुजरना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक समुदाय किसी एक खास विशेषता से नहीं, एक खास नेशन से नहीं, बल्कि एक स्टेट में अनेक प्रकार के नेशंस रहते हैं। मैं आगे इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा, लेकिन इस विषय के साथ न्याय करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति और विकास को देखें। 200 साल पहले मैंने कहा दुनिया एम्पायर में बटी हुई थी, नेशन स्टेट का सवाल नहीं था। 1648 में यूरोप की वेस्टफेलिया की संधि, यूरोप में एक वेस्टफेलिया की संधि हुई, और उस संधि में कुछ ऐसे विचार थे जो राष्ट्र की अवधारणा का विकास करते हैं। हम लोक दृष्टि में राष्ट्र और देश प्रेम की बात करने जा रहे हैं। तो जिस राष्ट्र की हम संकल्पना, आधुनिक राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, उस राष्ट्र के उदय का एक इतिहास हमें वहां से मिलता है, वेस्टफेलिया की संधि से। 1648 में संधि हुई, यूरोप के बीच में ये एक शांति संधि थी जो अक्टूबर 1648 के बीच ओस्नाब्रुक और मनस्टर के वेस्टफेलियन शहरों में हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर के दौरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें दो खास विशेषताएं थी जिनके कारण राष्ट्र के उदय की बात आती है। एक तो ये कि ये संधि क्यों हुई, क्योंकि वहां पे धर्म के आधार पर इन यूरोपियन देशों में नरसंहार चल रहा था, और लगभग 8 मिलियन लोगों को मौत से गुजरना पड़ा, मौत देखनी पड़ी 8 मिलियन लोगों को। लेकिन इसमें दो बात ऐसी थी जो राष्ट्र की अवधारणा का विकास करती है। उनमें एक तो यह है कि जब ये वेस्टफेलियन संधि हुई थी, तो इसमें जो राष्ट्र आपस में मिलते थे या बात करते थे शांति समझौते पर, तो वो ऐसी जगह पर मिलना पसंद करते थे जिसमें उनका खुद का आधिपत्य अधिक हो, कि भाई ये मेरा एरिया है, आपको यहाँ पे आके बात करनी हो। तो जब एक एरिया की संकल्पना आई, भौगोलिक भूखंड की संकल्पना आई, तो लोगों ने उसको नेशन से जोड़ा, सॉरी स्टेट से जोड़ा, जो कि राष्ट्र की अवधारणा से जोड़ा। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक ऐसे मानक अपनाए जो खुद के हित में अधिक थे, जैसे कोई एक राष्ट्र करता है। इन्होंने कहा कि भाई घरेलू कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक प्रदेश, राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी 1648 में, लेकिन कहा कि भाई आपके भूखंड के लोग या आपके लोग हमारे लोगों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो दो चीजें थी वेस्टफेलियन संधि की, तो ये राष्ट्र की अवधारणा का विकास करती है। 1648 की मैं बात कर रहा हूं। इस परिभाषा से राष्ट्र में राष्ट्र, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं का जिक्र हुआ, क्योंकि लोग, एक समूह के लोग एक जगह पे अपने अधिसंख्यक लोग जो उनके जहां रहते थे उस भूखंड पे मिलना पसंद करते थे। इस राष्ट्रवाद से निकलकर जो राष्ट्रवाद विकसित हुआ उसे मैं प्रजातीय राष्ट्रवाद कहूंगा। राष्ट्र की संकल्पना जो मैं कहूंगा उसे, जिसे आधुनिक दृष्टि से नस्लीय राष्ट्रवाद कहते हैं, मैं प्रजातिगत राष्ट्रवाद क्यों कहूंगा, क्योंकि इन अवधारणाओं का परिणाम हुआ हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर ने सबसे पहले जर्मन को एक करने के बहाने अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण किया, कहा कि भाई हमारे लोग जर्मनी के बाहर इन क्षेत्रों में हमारे लोग रहते हैं। तो हिटलर का शुरुआत में जनता ने साथ दिया कि राष्ट्र की बात कर रहा है, लेकिन वो बात कर रहा था कि भाई हमारे जैसे लोग, हमारी प्रजाति के लोग, हमारे धर्म के लोग इस क्षेत्र में और रहते हैं यूरोप में, तो यहाँ भी हमें हमला करना चाहिए। सेना ने साथ दिया, जर्मन लोगों ने साथ दिया और उसके साथ उस युद्ध में कूद पड़े। तो शुरुआत में जो संघर्ष उनके समुदायों को एक करने का था, वो संघर्ष अंततः जब लगातार वो जर्मन के बाहर, जर्मन को एक करने के चक्कर में जब वो बाहर अन्य देशों में युद्ध करने लगा, तो बाद में जब उससे पूछा गया, जब लोगों के अंदर ये धारणा है कि भाई ये लगातार आगे क्यों बढ़ता जा रहा है, तो ये बात सामने आई कि नहीं, हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं दूसरे देशों पर। तो मतलब ये कि आपका राष्ट्र, आपके प्रजातिगत राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी आपके अपने लोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में, लेकिन उसकी अंतिम परिणति नरसंहार के अलावा कुछ नहीं थी। इस राष्ट्रवाद का या इस तरीके के देश प्रेम का विकास प्रजातिगत देश प्रेम था, जिसका विकास वेस्टफेलियन शहरों से आप मान लो, संधि से आप मान लो, या फिर इस तरीके के प्रजातिगत प्रेम या किसी सांप्रदायिकता के आधार पर, किसी एक समुदाय के प्रेम के आधार पर अगर आप किसी देश प्रेम की व्याख्या करेंगे, तो वो
एक सत्ताधारी से उपजा हुआ देश प्रेम था, जनता का देश प्रेम नहीं था, जनता का राष्ट्रवाद नहीं था। इसलिए वो एक प्रजातिगत नरसंहार के रूप में बदला। और हिटलर और मुसोलिनी की राष्ट्रवाद को या उनके फासिज्म का दुनिया भर ने विरोध इसीलिए किया। प्रजातीय राष्ट्रवाद के चलते जर्मनी में राज्य का अर्थ था हिटलर। देश, शासन और धर्म का सबसे प्रमुख था हिटलर। देश का नाम था हिटलर, और हिटलर है तो देश है तो हिटलर है। ये संकल्पना देश प्रेम के संबंध में और स्पेशली लोक दृष्टि के नजरिए से बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है कि आप किसी एक व्यक्ति को राष्ट्र मान लो और राष्ट्र को व्यक्ति मान लो। वो एक जनसमूह का नाम है। इसने सबसे पहले जैसे सत्ता मिली, हिटलर ने, आपको सब पता है कि इन्होंने सबसे पहले अपने विपक्षियों को क्रूरतापूर्ण अत्याचार उनके ऊपर किए। अब हमारे यहाँ इस चीज को थोड़ा सा आप देखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ 1885 में, मेरा ख्याल है एओ ह्यूम ने स्थापना करी। उसके बाद अगर मेरी बीच में आवाज ना आए तो मुझे इंटीमेट कीजिएगा आप कमेंट करके। भारत के संदर्भ में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, उसके बाद कुछ नए संघ उभर के आए। उनमें दो बड़े प्रमुख थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। आप इस वेस्टफैलियन संधि के तहत जो राष्ट्र की संकल्पना उभरी, वो एक ठीक था कि भाई एक राष्ट्र की संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट सामने आया। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे प्रजातिगत राष्ट्रवाद विकसित हुआ, उसका एक उदाहरण मैं अपने यहाँ से लेके दूंगा। हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ तो उसके बाद जो दो बड़े महासंघ, प्रजाति के आधार पर कह लो या उसके बाद धर्म के आधार पर कह लो, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का उदय हुआ। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में शुरुआत में पुराने नवाब, राजाओं के वंशज, जमींदार, जागीरदार, ठाकुर, इस तरह के लोग थे मुस्लिम लीग में और हिंदू महासभा में। इन लोगों का ये कहना था कि भाई अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाएंगे तो देश किसका होगा, देश पर शासन कौन करेगा। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई सिंध पर आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक चूंकि हमने शासन किया, तो अंग्रेजों को ये देश हमको छोड़ के जाना चाहिए। तो जिस राष्ट्र में, और चूंकि इसमें मैं कह रहा हूं कि हिंदू महासभा मुस्लिम लीग में बाद में भले आम आदमी का आना हुआ हो, शुरुआत में पुराने राजा, नवाब, जागीरदार, ठिकानेदार, ठाकुर, सामंती लोग ये थे। जब इसमें इन लोगों ने जब अपने हितों के बारे में सोचा और अपने हितों के बारे में सोच के ये कहा कि भाई नहीं, ये राष्ट्र का हित है और अंग्रेज चूंकि हमको छोड़ के गए। मैं ये कह रहा हूं मोविन भाई कि जमींदारों की पार्टी थी, कांग्रेस का एक स्वरूप नहीं रहा। कांग्रेस को हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस इस तरह के लोग, सीधी सी बात है कि जब किसी एक नेशनल लेवल की कोई पार्टी बनती है और उसको कोई ब्रिटिश एम्पायर का आदमी बनाता है, चाहे वो भारतीय हकों का हो, बाद में कांग्रेस में ऐसा नहीं कि कांग्रेस का स्वरूप जो प्रारंभ में था वो अंत में था। कांग्रेस प्रारंभ में जो अंग्रेज एम्पायर से बनी, बाद में उसमें हमारे बड़ी पार्टी में आम आदमी नहीं आता है। शुरुआत में बड़े आदमी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आंदोलनकारी उसमें आए, उसके बाद उसकी सभाएं, कांग्रेस की सभाएं तो फिर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची। तो कांग्रेस का उद्देश्य, ए ह्यूम और इन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जन जन तक पहुंचेगी। कांग्रेस का स्वरूप स्टार्टिंग में जो था, जरूरी नहीं था कि लास्ट तक, तो कांग्रेस का स्वरूप बदलता रहा। मेरा कहना यह कि कांग्रेस जब उभर के आई तो दो बड़े समुदायों ने ये सोचा कि भाई कांग्रेस तो ठीक है, मुख्य धारा, एक मूल आत्मा जो है चल रही है अब आंदोलनकारियों की, एक मान लीजिए कि मुख्य धारा थी, मुख्य धारा के क्रांतिकारी उसमें संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद उभर के आई मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने कहा चूंकि सिंध पर आक्रमण से लेकर भारत की आजादी तक हमने शासन किया है, तो अंग्रेजों को ये देश छोड़ के जब जाना है तो हमको देना है। तो मैं कह रहा हूं ये जो प्रजातिगत राष्ट्रवाद विकसित हुआ,
इस प्रजातिगत राष्ट्रवाद से इसकी परिणति हुई पाकिस्तान। कहना यह है कि जब आप प्रजातिगत राष्ट्रवाद की ओर ध्यान देंगे तो आपको एक धर्म के आधार पर, और फिर हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने कहा कि भाई हमारे जैसे लोग जर्मनी के इन देशों में और इन छोटे छोटे प्रदेशों में और रहते हैं, इन पर भी हमला करो। उन पर वो हमला करते चले गए, फिर वो आगे बढ़ते गए। फिर जब आम आदमी के अंदर ये सवाल आया कि भाई ये इतना आक्रमण क्यों कर रहा है, तो नहीं बोला कि हमारे पास संसाधन नहीं है रहने खाने के लिए, इसलिए हमला कर रहे हैं। तो प्रजातिगत राष्ट्रवाद की जब भी बात होगी, जिसने आप नस्लीय राष्ट्रवाद कह लो या कुछ भी कह लो, हालांकि लफ्जों में बहुत अंतर है, इस पे अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझना, मैं किस तरीके से कौन सा टर्म यूज कर रहा हूं। तो प्रजातिगत राष्ट्रवाद कभी भी जनता का राष्ट्रवाद नहीं होगा, कभी भी लोक दृष्टि का प्रेम और देश प्रेम नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई हमारे यहां किस रूप में लोक दृष्टि में कैसे राष्ट्र रहा। लोक दृष्टि का एक उदाहरण महेश भाई ने दिया कि वहां दूसरे राज्य को दूसरा देश कहा जाता था। हमारे यहाँ भी कई तरह के ऐसे गीत है कि सैया पूर्व दिशा से आए, और इस तरीके से जो ब्रज भाषा में जो है। तो अब सवाल क्या है कि जैसे पूर्व दिशा पूर्व के राज्यों को कहा जाता था, और मेरी माँ, मेरी जो मदर है, हम जीजी बोलते हैं, तो वो भी दूसरा देश बोलती थी जब हम बचपन में थे कि भाई उस देश में हम जाके आए, ऐसे ऐसे। तो अब सवाल ये है कि लोक की दृष्टि में देश का संकल्पना दूसरी है, जो हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं वो अलग है। उससे इतर वो खुद को अपना देश क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब एक सवाल इससे आदिवासियों को जड़ा हुआ, एक मूवमेंट आपने सुना होगा, अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा। ठीक है, हमारी जमीन और हमारे घर का नारा, या हमारे जमीन पर कोई दूसरा आदमी क्यों आ सकता है, विस्थापन का सवाल आदिवासियों के सामने जमीन का सबसे बड़ा संकट है। कि भाई जिन लोगों ने, और ये नजरिया अलग है, ब्रिटिश पीरियड में कंपनी के नुमाइंदों ने, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो कंपनी के खिलाफ बोल रहा है वो राष्ट्र विरोधी है, आप सरकार के विरोधी काम कर रहे हैं, और उनको जो है कौड़े पड़ते थे, तमाम तरह की चीजें। तो उनका नजरिया एक अलग था। उसके अलावा भी ऐसा नहीं था कि उसमें लोग क्रिटिसाइज करने वाले नहीं थे या कहने वाले नहीं थे। मैंने दो नाम, एक तो मोतीहारी में एक राइटर हैं, अंग्रेजी के राइटर ने, किसी ने एमए इंग्लिश पढ़ा हो, जॉर्ज ऑरवेल, वो कवि हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ है मोतीहारी में, और ये इन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट है, कि किस तरीके से नेशनलिज्म के नाम पर और देश प्रेम के नाम पर ये लोग भारत के आम आदमी की आवाज को दबाते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के अलावा ब्रिटिश यूके में आपने विक्टोरिया शासन में एक नियम था कि भाई आपको एक बार कुछ प्रदेशों में था कि आपको सेना में कुछ समय के लिए काम करना होता था बाहर जाके, जहां जहां उनके एम्पायर थे। तो एक थे वॉकेज नाम से। वॉकेज एक व्यक्ति है जो न्यू क्लासिकल पोइट है, और मार्गोसा डी वॉकेज नाम है उनका। उनको गोवा में भेजा गया कि भाई आप जो है सर, आपको इंडिया में सेना के रूप में काम करना है। तो गोवा में जब वो आए तो उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा कि किस तरीके से पुर्तगालीज लोग इन लोगों का, स्थानीय मछुआरों का, इनका शोषण करते हैं। तो उनको क्या है कि वहां से लताड़ के सीधा जो है यहाँ भेज दिया गया दमन। तो मेरी जहाँ ऑफिस है, मेरे जस्ट पीछे उनका एक घर है जिसको मैंने देखा है, वॉकेज सदन नाम से लिखा हुआ है वहां पे। और उन्होंने यहाँ आकर भी, वो न्यू क्लासिकल पोइट है, वो नव स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं, और उन्होंने यहाँ आकर भी ये लिखा कि किस तरीके से जो ओरिजिन ऑफ दमन ड्यू है, यहाँ के लोगों को पुर्तगीज एम्पायर परेशान कर रहा है, किस तरीके से अपने काम का बोझ इन पे डाला जाता है, किस तरीके से इनको मेहनताना नहीं दिया जाता है, किस तरीके से शोषण होता है, और किस तरीके से अपने हितों के लिए वो ये कहते हैं कि तुम जो है इस प्रदेश के विरोधी हो, राष्ट्र के विरोधी हो, आपने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है, तो आप इसका हमारे विरोधी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देश प्रेम का भी अपना एक नजरिया है। ब्रिटिश एम्पायर ने कहा कि तुम अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो देश के खिलाफ बोलो। तो ये एक नजरिया है, और ऐसा नहीं कि उस टाइम पर भी उनके लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, वो भी आवाज उठा रहे थे।
भारतीय संदर्भ में जब हम राष्ट्र की बात करें, देश प्रेम की, तो हमारे यहाँ मुस्लिम लीग के बाद में अंबेडकर का एक बीच में आया, तो मैं बोलना चाहूंगा कि भारत के इतिहास की मुख्य धारा थोड़ी सी अलग थी। उसमें आप अंबेडकर और इनको ले सकते हैं, जो जरूरी सवाल समझ रहे थे। अंबेडकर जी भारतीय समाज व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे थे, और उसी प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो ये धारणा है, ये असल में देश प्रेम के की पॉइंट्स हैं, जो हमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के मूल मंत्र हमें संविधान की प्रस्तावना के रूप में बाबा साहब और संविधान निर्मात्री सभा ने दिया है। तो ये क्यों दिए हैं? इन्होंने पूरा अध्ययन किया है उस चीज का। एक एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का भी कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनको कभी एंटी नेशनल नहीं कहा गया कि वो भारत विरोधी है, एंटी नेशनल है। अम्बेडकर ने विरोध किया, कई लोगों ने किया कि भाई तुम आजाद करके तो जा रहे हो, लेकिन हमारी क्या करके जा रहे हो? क्या हमको उसी 4000 साल पुरानी व्यवस्था में रख के आपको जाना है? तो कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन कभी भी उनको एक और इसके अलावा मुझे एग्जाम्पल मिला जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक इसके बाद जो मुख्य धारा की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दूसरे नेहरू जी आते हैं। नेहरू जी एक आर्टिकल है, अगर आपने पढ़ा हो, भारत क्या है नाम से, उसमें 3 चीजें हैं कि भाई कविता उर्दू में सबसे बेहतर हो सकती है। और उन्होंने 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए। उन्होंने कहा कि भाई भारत को 2 शासकों ने अपनी समझ के चलते 2 बार देश की रक्षा करी वैचारिक आधार पे। उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया काटजू का है, ये मार्कंडेय जस्टिस काटजू का है। उन्होंने कहा कि भाई अकबर के सामने उनके सलाहकारों ने और तमाम तरह के उनके जो आसपास के लोग थे उसके शासन में, उन्होंने कहा कि भाई आप मुस्लिम धर्म को पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर आप फैला दीजिए और इसको जबरन जो है आप लागू कर दीजिए। लेकिन अकबर ने धर्म फैलाने के बजाय एक तीसरा धर्म बनाने का फैसला लिया, दीन इलाही, और कहा कि भाई कोई भी आदमी, हिंदू मुस्लिम कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। उसी तरीके से मैं भारतीय मुख्य धारा की जब बात करता हूँ विचारकों की, तो उसमें एक नाम आएगा नेहरू जी का जरूर। जब हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, नेहरू जी को छोड़कर नहीं जा सकते। नेहरू जी के सामने सवाल था आजादी के बाद कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। लेकिन नेहरू जी ने भी उस अकबर की परंपरा का पालन किया। देश को बचाने का या बचने के बीज हमेशा हर देश काल में मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ कुछ लोगों से चलता है या उसकी कुछ एक स्प्रिट है, साहब ये चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नेहरू को छोड़कर हम राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकते। नेहरू राष्ट्रवाद के संदर्भ में नेहरू जी की हम और भी बात करेंगे, लेकिन भारत के संबंध में जब नेशन स्टेट्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ अनेक तरह के नेशन है। मतलब एक धर्म में भी अलग तरह की रीति रिवाज है। साउथ इंडिया के जो हिंदू हैं, उत्तर भारत के हिंदू हैं, स्पेशली राजस्थान के प्योर वेजिटेरियन, और दक्षिण भारत के हिंदू नॉनवेज वाले हैं। ठीक है, तो आप तमिलनाडु के हिंदुओं में और राजस्थान के हिंदुओं में बिल्कुल अंतर है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ एक नेशन नहीं है, नेशन में कई नेशंस है। हमारे यहाँ कई तरह जनसमूह का भाग कई आधारों पर विभाजित है। और सिर्फ एक भाषा की बात ले लो तो सिर्फ एक भाषा का सवाल नहीं है, धर्म के आधार पर ले लो तो एक धर्म का मामला नहीं है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के नेशन है इस स्टेट में। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया भर के देशों को हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माण के प्रयत्न से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, और हमारी जो सभ्यता को अगर एक शब्द में हम निकालें कि हमारी संस्कृति क्या है, तो विविधता में एकता हम कहते ही हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इसको अक्सर लोग कमजोर समझ लेते हैं और इसका उपयोग करते हैं तमाम तरह के संघर्षों में, उपद्रवों में, आंदोलनों में। लेकिन जब कोई समुदाय या देश उसमें विभिन्नताएं हैं, तो वो कमजोरी नहीं जबकि सशक्तता का प्रमाण है। बिल्कुल मोहन भाई, होता क्या है कि आदमी के कई रूप होते हैं। मैंने कहा कांग्रेस एक जैसी नहीं रही, अकबर का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा,
सवाल इस चीज का आता है कि जब जिस कार्य को करने में आप सक्षम थे और उस कार्य को अगर कर देते तो देश आज दूसरी स्थिति में होता है। उस काम को नहीं करना वो ऐतिहासिक काम है। इंडियन नेशन स्टेट्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि भाई धर्म भाषा किसी के आधार पर अगर कोई एक जनसमूह है वो नेशन है, और भूखंड और संप्रभु सरकार का जो सवाल है वो स्टेट है। तो नेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं तो भारत को स्टेट नेशन नहीं कहने के बजाय नेशन स्टेट कहते हैं, उसमें कोई ज्यादा मतभेद नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ अगर मैं राष्ट्र राज्य की एक लाइन में बताऊं तो राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला दे। जैसे हमारी कंपोजिट कल्चर में आप दिल्ली को देख लो या कई तरह के इस तरह के शहर हैं। भारत के संदर्भ में राष्ट्र का मतलब है भारत के लोक दृष्टि भी वही कहती है। हमारे यहां मैंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के बीज हर देश काल में मौजूद थे। जब हम देश प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये भी कहा जाता है कि देश का जब स्टेट की बात आती है, जिस नेशन स्टेट की लफ्ज की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टेट का जिक्र सबसे पहले कहाँ आता है? भूखंड का, जिससे हम राष्ट्रवाद से भी जोड़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा भारतीय संदर्भ में विष्णु पुराण के में इस चीज का आता है, जो दूसरी सदी में लगभग माना जाता है कि लिखा गया। उसमें है कि उत्तरयत समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उन्होंने लिखा कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और उसकी संतानों, उनके नागरिकों को भारतीय कहते हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि उस समय जैन, चारवाक, बौद्ध, वैदिक धर्म मौजूद थे। 4-5 धर्म मौजूद होने के बावजूद भी एक वैदिक धर्म का, वैदिक परंपरा का रचनाकार ये नहीं कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण में जो प्रदेश है, भूखंड है हिमालय के दक्षिण में, उसमें रहने वाले लोग वैदिक लोग हैं। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ये भारत है और उसके रहने वाले लोग भारतीय हैं। तो विष्णु पुराण का लेखक ये कह रहा है, और नामदेव की तीर्थावली, जायसी के पद्मावत, इसमें आपको जो भूखंड मिलेगा वो वही भूखंड है जो लगभग विष्णु पुराण में दिखाया गया। नामदेव की तीर्थावली उनका एक ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है। उसमें उन्होंने हिंगलाज से कामाख्या और कश्मीर से कन्याकुमारी का जिक्र किया है, और पद्मावत में भी गजनी से गौड़ और पूरा हिमालय से अरब सागरी समुद्र का जो जिक्र किया है। अब हम आते हैं वैचारिक विभिन्नताएं, विचाराभिव्यक्ति का क्या सवाल है, देश प्रेम से इनका क्या संबंध है। सभ्यताओं का मिश्रण जो है, सबसे पहले जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मैं बात अगर करूं, उन्होंने कहा कि भाई एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति बहुत कुछ कॉलोनियल संस्कृति का बहुत बड़ा अंश हमारी संस्कृति में आज ही मौजूद है। प्योरिटी कभी किसी कल्चर में होती नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत अच्छा लिखा है कि भारत नामक महामानव समुद्र में दुनिया भर की सभ्यताएं सम्मिलित है। हमारे यहाँ अगर हम ये कहें कि ये भारत की ओरिजिन ट्रेडिशन है, ये ओरिजिन सभ्यता है, ऐसा नहीं है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये एक रह गई, ऐसा नहीं है। हो सकता है उससे पहले की भी हो, शोध नहीं हुआ। सिंधु घाटी तो 20वीं सदी में खोजी गई। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सभ्यता है, ऐसा भी नहीं है कि ये अंतिम सभ्यता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि सभ्यताएं आती है लेकिन मूल भारतीय सभ्यता को सुसंस्कृत होती रहती है। मतलब ये उसमें लोक सभ्यता जो है परिष्कृत होती रहती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कोई भी जीवंत संस्कृति शुद्ध नहीं होती। अब आप देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों एक मत है इस बात पर कि हमारे यहाँ सभ्यताएं आई हैं, गई हैं, सभ्यताएं शुद्ध नहीं होती हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन का सवाल है, जो प्योरिटी का सवाल है, वो आप समझिए कि क्यों ये सवाल जरूरी नहीं है। सभ्यताएं हमारे यहाँ रही, बहुत रीच रही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम सभ्यता थी, ये ओरिजिन सभ्यता है, ये इंडियन सिविलाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि मैंने कहा कि सिविलाइजेशन पे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, स्पेशली नेशनलिज्म पे जब हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी पुरानी पांडुलिपि का पन्ना है जिस पर इबारत के बाद इबारत लिखी गई,
लेकिन पहली इबारत के अंश अब तक मौजूद हैं। आप इमेजिन करो, एक पांडुलिपि का पन्ना है, ताम्रपत्र है, उस पर इबारत के बाद इबारत लिखी गई, एक से एक घटनाएं उस पर लिखी गई, लेकिन पहली घटना के अंश अंतिम इबारत में भी मौजूद है। मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, मतलब आज भी सिंधु घाटी का अवशेष मौजूद है। सिंधु घाटी के बाद तमाम सभ्यताएं आई भारत में, कई डच, हूण, शक, तुर्क, ईरानी, कई हमले हुए, आंदोलन हुए, वो रहे, पुर्तगालीज रहे। मैं जिस यूटी में हूँ, यहाँ पुर्तगाली शासन रहा। ये तो देश की आजादी के बाद ये यहाँ पर भारतीय सेना ने इसे जीता था। तो कई मैंने कहा ना कि 200 साल पहले ब्रिटिश दुनिया जो है एम्पायर्स में डिवाइडेड थी। जब बात आती है सभ्यता की, तो नेहरू जी ने कहा कि भारत एक ऐसा पांडुलिपि का पन्ना है जिस पर इबारत के बाद इबारत लिखी गई, और पहली इबारत के अंश अब भी मौजूद है, निशान अब भी मौजूद है। गांधी जी ने इसकी तुलना मानववाद से की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद में राष्ट्र को सबसे श्रेष्ठ मानना एक खतरा हो सकता है। उन्होंने इस चीज को मानवता से क्यों समझाया? उन्होंने कहा कि एक आदमी एक परिवार के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, परिवार गांव के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, गांव, तहसील और इस तरीके से स्टेट और फिर नेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई एक देश के लिए जो है एक स्टेट सेक्रीफाइस कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक जैसी परंपरा के लोग अगर अपने से भिन्न परंपरा के लोगों की अगर मदद करेगा तो राष्ट्र विकसित होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब क्या है गांधी जी का, कि राष्ट्रवाद का मतलब है सिंपल लाइन में कि राष्ट्र का विकास का मतलब है राष्ट्र का प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक लोग अपना हित गौण करके राष्ट्र हित में वो सोचें अलग अलग प्रयत्नों से। जरूरी नहीं कि वो एक झंडा लेकर खड़े रहें, जरूरी नहीं कि वो अपने अपने स्तर पर वो अपने हितों को गौण करके देश के हितों के लिए, देश का हित ये भी हो सकता है कि मैं लाए आ रहा हूं, देश का हित ये भी हो सकता है, अहित ये भी हो सकता है कि मैं लाए आ रहा हूं, और हित भी हो सकता है। तो सवाल है कि आप किन मुद्दों पर किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि कभी भी, उन्होंने इसीलिए कहा कि आप अगर एक राष्ट्र, उन्होंने इंटरनेशनलिज्म की बात करी। उन्होंने कहा कि भाई मानवता, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी है। और सोचने वाली बात भी यही है कि अगर आपका राष्ट्रवाद मानवता के खिलाफ खड़ा है तो यकीन मानिए वो राष्ट्रवाद नहीं है। वो राष्ट्रवाद नहीं है कि आप किसी नेशन के अगेंस्ट खड़े हो, वो राष्ट्रवाद नहीं है। मतलब विकास की दौड़ में कई मायनों में, और जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ 100% से, कई मायनों में ये चश्मे का फर्क पड़ता है। गांधी जी की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल आता है, मैं कांग्रेस वाली बात पर आता हूं। गांधी जी की बात से मैं सहमत क्यों हूं? क्योंकि हिटलर ने यही किया। हिटलर ने कहा कि भाई हम लोग श्रेष्ठ हैं, हमारी रेस श्रेष्ठ है, हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है। तो उस श्रेष्ठता की दौड़ में उस प्रजाति के लोग भी मरे, उनकी भी शहादत हुई, और उन्होंने लोगों की भी जान ली। अंततः उसका परिणाम क्या हुआ? हिटलर और मुसोलिनी एक ही साल में, एक ही महीने में, अप्रैल में, 2 दिनों के अंतर में एक्सपायर हो गए। वो कोइंसिडेंट मान लीजिए उस चीज को, लेकिन जब वक्त आया, एक को फांसी हुई, मुसोलिनी को शायद फांसी हुई। तो आप सोचिए कि उन्होंने इसी तरीके की प्रजातिगत राष्ट्रवाद का विकास किया कि हमारी नस्ल आपसे बेहतर है। और सभ्यताओं का, जैसा कि जिक्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जैसा कि हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कि शुद्धता सिर्फ कहने की चीज है। अब एक सवाल आता है कि स्वतंत्रता सेनानियों की मुख्य चिंता ये रही थी कि हम प्राचीन चली आ रही सभ्यता को मॉडर्न नेशन स्टेट में कैसे तब्दील करें, कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसको हम आजादी के बाद मॉडर्न नेशन स्टेट में कैसे खड़ा करें। ये सबसे मुख्य चिंता थी। ये चिंता आजाद होने से बड़ी चिंता थी, और ये चिंता सामूहिक चिंता थी, वो चाहे अलग अलग तरीके के लोगों की हो। इसका मैं एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, लाहौर अधिवेशन का मैं आपको दूंगा। चुनौती ये थी कि प्राचीन चली आ रही सभ्यता को एक मॉडर्न नेशन स्टेट में किस तरह तब्दील किया जाए। ये स्वाधीनता आंदोलन से कहीं बढ़कर सामाजिक पुनर्निर्माण का आंदोलन था, आजादी का आंदोलन।
अब आप इसमें देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ सामाजिक पुनर्निर्माण का। अगर ये सिर्फ स्वाधीनता का आंदोलन होता तो भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े बड़े क्रांतिकारी उसका विरोध नहीं करते। उन्होंने कहा कि सिर्फ आजादी नहीं, प्राचीन चली आ रही परंपरा को मॉडर्न नेशन स्टेट में कैसे तब्दील करें। उन परंपराओं में से कौन सी परंपराएं जो हमें छोड़ने लायक है, कौन सी है लेने लायक है, उनमें हम सामाजिकता का विकास कैसे करें। सामाजिक पुनर्निर्माण मुख्य बिंदु था। मैं एक एग्जांपल कराची प्रस्ताव का क्यों देना चाहता हूं, इसमें एक मुख्य बात थी सामाजिक राजनीतिक मजबूती के साथ। उन्होंने कहा कि भाई स्टेट की धर्म के प्रति न्यूट्रलिटी पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट टू रिलीजन कंपलसरी है, कि स्टेट को न्यूट्रलिटी, रिलीजन के प्रति न्यूट्रलिटी रखना है, उसको न्यूट्रल बहुत कम महत्व देना है। इसको इस रूप में आप समझिए। ये कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में था, जिसमें कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, आजादी से पहले की बात है, कि भाई हमें धर्म को एक राष्ट्र, नया राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि हम धर्म को न्यूट्रल लेकर चलें। अब इस प्रस्ताव को किन्होंने ड्राफ्ट किया? नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर कराची अधिवेशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। महात्मा गांधी ने इसे सदन में मूव किया था और इसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये अलग अलग विचारों के बावजूद धर्म के प्रति न्यूट्रलिटी वाले मामले में इन सबके विचार एक मत थे। कहना यह है कि देश की आजादी से अधिक, मुक्ति के संघर्ष से अधिक, माफ कीजिएगा फोन आ गया था। तो सवाल यह है, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं कराची अधिवेशन का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना, एक सामाजिक पुनर्गठन था। कोई भी राष्ट्रवाद यदि लोकतंत्र को मजबूत नहीं करे, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता पर बल नहीं दे, विचार अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करे, वे अंततः राष्ट्र की मूल भावना से और लोक दृष्टि की मूल भावना से, लोक में हर आदमी को कहने का एक हक होता है। आप समाज में, आप चाहे पुरानी आप लोग की पंचायतें ले लो, आधुनिक पंचायतों का आधुनिक रूप की बात नहीं कर रहा मैं, पुराना जो रूप है उनका की सामूहिकता होती थी। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एक गीत गायन की अगर कोई कार्यक्रम है, ढोलक के बिना गायक अधूरा है, गायक ढोलक होने के बाद अगर मंडली नहीं है तो मंच अधूरा है, मंच के बिना ये पॉसिबल नहीं है, और जनता अगर सुनने वाली नहीं है तो उसके बिना भी वो कार्यक्रम अधूरा है। मतलब एक समूह में ये सारी चीजें टोटलिटी में होना जरूरी है। तो लोक में जिस तरीके से आम आदमी की बात को तवज्जो दी जाती है, ऐसे ही अगर आपकी विचारे व्यक्ति को तवज्जो नहीं मिलती है तो उसका मतलब समझिए कि वो राष्ट्रवाद पर हम बात नहीं कर रहे, हम उससे कोसों दूर हैं। राष्ट्र का प्रत्येक समुदाय, जाति, जैसा कि मैंने कहा, गांधी जी ने कहा, और इन चीजों से सहमत मैं भी हूं, कि अगर कोई राष्ट्र का प्रत्येक समुदाय, जाति, नस्ल, धर्म के लोग जब स्वयं के हितों को गौण रखते हुए राष्ट्र के हितों के लिए एकजुट होते हैं तो राष्ट्रवाद की प्रबल भावना का परिचय होता है। इसमें एक मीडिया की भूमिका, आप समझते हैं कि मीडिया की क्या भूमिका है। मीडिया आपको हमेशा आज की डेट में एक एग्रेसिव मोड में खड़ा करता है। कभी भी टीवी उठा के देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, कोई सा चैनल देख लीजिए, कार्यक्रम देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए, आपको हमेशा एक एग्रेसिव मूड में रखेगी। आपको लगेगा कि मैं कहीं खतरे में हूं, मेरे आसपास कुछ कुछ ऐसी है, ऐसा वातावरण है जिसे मुझे समझना जरूरी है। आपको हमेशा एक प्रोएक्टिव मोड पे खड़ा करके रखेगा। मीडिया पर एक डिटेल अलग से हम डिस्कशन कर सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है। और मैं 40 मिनट कह रहा था, लगभग 1 घंटे हो गए मुझे बात करते हुए। कई चीजें ऐसी हैं जो जिन पर और लंबा डिस्कशन जरूरी था, जैसे किसान आंदोलन के संदर्भ में, इतिहास के जो आंदोलन रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो आंदोलन थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नेशनलिज्म था वो किस तरीके से था, वो भी वही करते थे, वो भी देशद्रोह का मुकदमा चलाते थे।
एक खास एक वैज्ञानिक तरीका उन्होंने आदिवासियों के लिए अपना, उन्होंने कहा कि भाई ये जंगलों में रह रहे हैं, वहीं रहते हैं, तो इनसे कैसे हम कर वसूलें। तो 65 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि अधिनियम अधिनियम जो है ना, एक्ट लगाया। उससे कहा कि आप जंगलों से मैदानों में आओ, आपको भूमि दी जाएगी, आप यहाँ खेती करो। वो जो जंगल छोड़ के जब मैदानों में आए तो वहां उनको पैसा मिला, पैसे से संघर्ष करना पड़ा, बाजार सामने आया, सूदखोर उनके जीवन में आए, वो पैसा लेके खेती करने लगे। तो ब्याज का अर्थ नहीं समझते थे, ब्याज कितना बढ़ता जाता है। वो परेशान होकर 8-10 साल जब वापस जंगल में जाने लगे तो उन पर पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट का वन अधिनियम कानून आ गया। जब वो जमीन चली गई उनसे और फिर इधर साहूकार पीछे पड़ गए, उधर वन अधिनियम कानून आ गया, तो फिर वो संघर्ष करने लगे। फिर 81 में ले आए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। तो किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक समुदाय को उसकी किस तरीके से एक समुदाय की एसेट को पाने के लिए जब इस तरीके का षड्यंत्र उन्होंने अपनाया, तो सोचिए कि सत्ता किस तरीके से करती है। सत्ता का राष्ट्रवाद, जनता का राष्ट्रवाद, लोक का राष्ट्रवाद, ये जनता और लोक का राष्ट्रवाद और सत्ता का राष्ट्रवाद अलग होता है। सत्ता जब राष्ट्रवाद को समझती है तो वो राष्ट्र मानव संसाधन के मामले में, जीडीपी के मामले में, वो प्रत्येक मामले में वो उन्नति की राह पे। शुक्रिया, मुझे 1 घंटा हो गया लगातार इस पे बोलते हुए, 7 बज गए। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। सवाल महेश भाई, मुझे आप अगर पढ़ के बता देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे कमेंट में आप दिख नहीं रहे सवाल, उस टाइम तो आए थे। बिल्कुल पिंटू भाई, मैं कुछ कुछ सवाल आए थे और मैं भी चाहूंगा कि और लोग जो भी हैं वो सवाल पूछें। कुछ कुछ सवाल हैं, जैसे एक मिराज मीना है, उनका एक प्रश्न है, मैं यहाँ पे करता हूँ। आपको दिख रहा होगा शायद, या मैं पढ़ लूं? हाँ, मैं समझ में आ गया। ठीक। देखो, देश ये जो धर्म के मामले में, मैंने कहा कि जब हम देश प्रेम की बात करें या राष्ट्रवाद की बात करें, तो ये उसी तरीके का सवाल है जिस तरीके से धर्म का मामला है। धर्म के मामले में जैसे भटकाव है, खतरे हैं, वो खतरा भटकाव आपको यहाँ भी है। देश प्रेम के नाम पर आपको लड़वाया जा सकता है। देश प्रेम के नाम पर यही तो हुआ। हिटलर ने क्या कहा? हिटलर ने कहा कि नहीं साहब, अपनी नस्ल के लोग उन प्रदेशों में भी रहते हैं, वहां भी हमें हमला करना है। और वो लगातार हमले करते चले गए। जब उन्होंने कहा भी हमारे लोग तो इसमें मिल गए, हम आगे और हमला क्यों कर रहे हैं, कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें वहां जाना है। तो जब आपको धर्म के मामले में आपको लगे, देखो धर्म, एक चीज मैं कहना भूल गया, भारत सेकुलर स्टेट है, और सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी धर्म का विरोध करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। धर्म का सम्मान करना है वहां पे, आपको धर्म के प्रति निरपेक्ष रहना है। और धर्म का सम्मान करने का मतलब, एक है धर्म का सम्मान करना, एक है धर्म के प्रति न्यूट्रलिटी। तो धर्म के प्रति जो मध्य वर्ग है, वो लगभग न्यूट्रलिटी के मोड में अक्सर रहता है। या मध्य वर्ग वो जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, वो उनका अलग मामला है। लेकिन धर्म का है कि आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन धर्म के नाम पर ये पूरा झगड़ा है, ये सारा झगड़ा, सारा आंदोलन धर्म के नाम पे। तो धर्म से तो आपको बच के रहना है। सत्ताएं अब तक जितनी भी हुई है, वो आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईसाई दूसरे होते हैं ना, वो एक प्रोटेस्टेंट, कौन से होते हैं महेश भाई, वो नाम भूल रहा हूं मैं। ईसाई धर्म के 2 भाग थे, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट, ऐसा कुछ था। नहीं, और उनके अनुयायी प्रोटेस्टियन और एक और दूसरे होते हैं ना, वो क्या नाम है भूल रहा हूँ। मुझे भी ध्यान नहीं तो आ रहा है। हाँ, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि भाई हम सबसे श्रेष्ठ है, हमारी नस्ल श्रेष्ठ है। और वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि हम क्यों ना, जब हम सत्ता को इतना पैसा देते हैं तो हम क्यों नहीं प्रधान राष्ट्रपति बन सकते हैं।
तो उनके मूड में, अगर उनके आंदोलन पे आप जाओगे, पूरे उनका जो वैचारिक आंदोलन था, जो उनके समूह का था, तो उसके राष्ट्रपति पीछे बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण वो रिलीजन था। और मार के वो पार्टियों को पैसा तो वो पहले देता था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल तो है ही, इंडस्ट्रियलिस्ट तो था ही वो, लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो रिलीजन उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो धर्म से आपको धर्मनिरपेक्ष रहना है, धर्म का सम्मान करना है, धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति को समझना है। हाँ महेश भाई, कोई अगला क्वेश्चन? एक प्रश्न भी है और कुछ ऐसा है, भाषा आधारित राष्ट्रवाद होता है जैसा बंगला नेशनलिज्म। हाँ देखो, मैंने एक चीज समझाई थी कि नेशन स्टेट एक कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई आदमी राष्ट्रवाद पे और देश प्रेम पे बात करता है, तो वो सबसे पहले कहेगा कि हमारा नेशन स्टेट, इंडिया इज ए नेशन स्टेट, और इंडिया हैज ए मैनी वेराइटीज लाइक लैंग्वेजेस, रीजन एंड ये अदर, है ना। तो अब वो कहता है कि साहब नेशन स्टेट क्या है? तो नेशन है क्या? लोगों का एक समूह जो किसी खास आधार पे अलग है, जैसे बांग्ला ले लिया, ठीक है। स्टेट एक भौगोलिक भूक्षेत्र जो किसी बाहर की सत्ता से प्रभावित हुए बिना शासन करता है। तो भारत के संदर्भ में बांग्ला राष्ट्रवाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बांग्ला का जो भूखंड है वो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट, केंद्र का उसमें प्रभाव है, भारत की नीतियां उस पर लागू होती है, ममता जी कई बार दिल्ली जाती है सेना के मामले में, है ना। तो उस अर्थ में वो राष्ट्रवाद नहीं है। बाकी कहने के लिए तो हम हर भाषा का अपना राष्ट्रवाद है, भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद में जो नेशन के साथ जो स्टेट है, नेशन के हिसाब से वो भाषा है, वो राष्ट्रवाद का पैमाना है। लेकिन जब हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में दो चीज आती है, स्वयंप्रभु सरकार, मतलब बिना किसी बाहर के प्रभावित हुए बिना सरकार, और उसका भौगोलिक भूखंड, एक खास भूखंड में एक सरकार चलाई जाती है जो किसी से प्रभावित हुए बिना अविरल रूप से चलती है। तो बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है, चूंकि वो भारत का एक खंड है। भारत के संदर्भ में जब राष्ट्रवाद की बात होगी तो वो भाषाई आधार पे नहीं हो सकती। ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न मेरी तरफ से है। हाँ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक बात चलती है, खासकर इसमें धर्म भी जुड़ा रहता है और संस्कृति को एक माना जाता है, एक संस्कृति एक वंशज, ऐसा टाइप का कुछ। तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे भाषा, हाँ मैं इस पर बोला नहीं। देखो एक है, मैंने कहा कि विचारधारा बनाम प्रोपोगेंडा, ठीक है। कुछ ऐसे धर्म है जो धर्म नहीं थे, प्रोपोगेंडा थे। दुनिया के मामले में मैं कह रहा हूं, परंपराओं के मामले में पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने एक बहुत अच्छा कहा है। उनका एक आर्टिकल है, बुक है एक्चुअली, हु इज भारत माता, और वो एडिटेड बुक है इंग्लिश में। तो उसमें एक आर्टिकल है उनका, उसमें लिखा है उन्होंने कि इंडिया के अंदर एक जाति के अंदर, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा कि भारत में हर जाति अपने से नीची जाति ढूंढ लेती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संबंध में बात कर रहा हूं। एक जाति के अंदर कई तरह की प्रणालियां हैं। जैसे मैं मीणा, आपकी नजर में लगेगा कि भारत में ये मीणा समुदाय एक समुदाय है। मेरी मीणा में 3 तरह के मीणा है, चौकीदार, जमींदार, पड़ियार। उनके तीनों के अलग अलग तरह के गोत्र हैं, उनके कुल देवता अलग हैं, उनकी ट्रेडिशन सबकी अलग है, कुल देवी अलग है, एक धराड़ी का कॉन्सेप्ट सबका अलग है। ये चीजें जो है, मेरी शादी के टाइम मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से दिखने वाला एक समुदाय, एक सांस्कृतिक जनसमूह, आपको लगेगा कि ये अपनी संस्कृति के लिए एकजुट है। तो अग्रवाल जी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर मुख्य धारा के राष्ट्रवाद को, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पनपेगा, भाषाई राष्ट्रवाद पनपेगा, तो भारत का जो राष्ट्रवाद है वो खतरे में पड़ेगा, वो कहीं भटकाव के दौर में आ जाएगा। आप बात करोगे कि सांस्कृतिक आधार पे हमारा विकास करो, जैसे भाषा का मामला है, 8वीं अनुसूची की लड़ाई क्यों है? ओवरऑल बजट की लड़ाई है कि भाई हमें भी बजट दो, हमें भी विश्वविद्यालयों में जगह दो, हमारे भी विभाग हो, विश्वविद्यालय में जगह हो।
8वीं अनुसूची की लड़ाई यूं है। तो उस अनुसूची के चक्कर में भाषाएं जो जिनकी तथाकथित बात की जाती थी, इस नेशनल स्टेट से मुझे याद आया कि हम जो कहते हैं कि भारत को राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत है, भारत को राष्ट्र के रूप में संविधान में व्याख्यायित किया ही नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि ये देश है, ये संघों का संघ है। और चूंकि संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 के तहत हिंदी घोषित कर दी गई, तो वह राष्ट्रभाषा का सवाल ही खत्म हो जाता है कि यहाँ राष्ट्रभाषा होगी, यहाँ संघ की भाषा होगी, और वो हिंदी है। तो कई तो मूवमेंट वालों को पता नहीं है, तो ऐसा मामला है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है, इसमें आपको दिख रहा होगा, सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई विविधता किसी देश के राष्ट्रवाद के लिए अच्छा होता है या बुरा? क्या विविधता नहीं होनी चाहिए? देखो, मैंने लिखा है विविधता कमजोरी नहीं बल्कि सशक्तता का प्रमाण है। और ये क्यों प्रमाण है? क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक आधार पे, भाषाई आधार पे, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, झगड़े की संभावना नहीं, जितनी डाइवर्सिटी है। ये मैंने एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि जाकिर हुसैन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये कहा कि दुनिया के देशों को भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रयत्न से समझना चाहिए। जाकिर हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने डाइवर्सिटी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साहब, भारत में डाइवर्सिटी होने के बावजूद दुनिया में सबसे बड़ी डाइवर्सिटी वाला कंट्री है इंडिया। जाकिर हुसैन ने कहा कि भाई, राष्ट्र निर्माण के प्रयत्न को दुनिया को भारत से सीखना चाहिए, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद। उसके फायदे क्या हैं, अब उस पर आइए। डाइवर्सिटी के सबसे बड़े फायदा है कि आपके पास रीच कल्चर है, आपके पास रीच ट्रेडिशन है, रीच आपके पास नॉलेज है, आपकी ट्रेडिशन का नॉलेज, ठीक है, आपकी परंपरा का आपको नॉलेज, ठीक है, आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज। आपके पास डाइवर्सिटी है तो अधिकतर लैंग्वेज है ना, आपके पास इतनी लैंग्वेज कहां से आई? डाइवर्सिटी है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो उनकी स्कूल है, स्कूल थॉट ऑफ स्कूल के थॉट्स हैं, थॉट्स के स्कूल है, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है तो हमारे यहाँ विभिन्न तरह के जीवनानुभव हैं, तो वो उससे वो देश के लिए एक समृद्धि का, सशक्त होने का प्रमाण है। और इस चीज पर सभी लोगों ने कहा, जो लोग समझदार है उनकी तो मैं जिक्र करूं। बिल्कुल भाई, इस वाक्य समझदार क्या लगता है माने? बिल्कुल। वो जो बता रहे थे, जो ईसाइयों का जो दो रूप है, एक कैथोलिक है और एक हाँ, तो वो उन्होंने कहा, इसमें क्या नाम, ट्रंप ने कहा ये कि भाई, हम जो है कैथोलिक से वो आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, जो सबसे उम्दा रेस है यूएस की वो है कैथोलिक। तो उन्होंने कहा कि भाई, जब हम इनको पैसा देते हैं, इनको हम फंडिंग करते हैं, तो राष्ट्रपति कैथोलिक क्यों नहीं बन सकता है ना? अब उस वाले, अब आप सोचो कि दुनिया की महाशक्ति के मामले में एक प्रजाति काम कर रही है, एक रेस काम कर रही है, एक रिलीजन काम कर रहा है। मैं वो मीना का किसी का सवाल आया, उसके संदर्भ में मैंने कहा था कि धर्म के मामले से हम बच नहीं सकते, ना रेस के मामले से बच सकते हैं, ना प्रजाति से बच सकते हैं। जो अमेरिका का राष्ट्रपति के मामले में ये हमें मिला कि वो ये कहते हैं और वो देते हैं, सत्ता तो मार्केट बना रही है, मार्केट के संबंध उसी तरीके के हैं, आज आपका काम है, कल ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और है, आमतौर पे जो राष्ट्रवाद के बारे में बताया जाता है, जो टीवी न्यूज़ों में, डिबेटों में ये सब बहस चलती है, तो आमतौर पे कहा जाता है कि एक नस्ल, एक जाति, एक धर्म, एक पुरखा, एक परंपरा, ऐसी चीजें कही जाती हैं। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, आज के समय में जब इंटरनेट का जमाना है, पूरा भूमंडल जो है एक गांव के रूप में देखा जाता है, और पूंजी, खासकर एक देश की पूंजी दूसरे देश में जा रही है, दूसरे देश की पूंजी तीसरे देश में जा रही है, और पूंजी ही नहीं जा रहा है। आप एक मामूली मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए, तो मोबाइल का जो चिप बनता है वो किसी और देश में बनता है, असेंबल्ड किसी और देश में होता है, बेचा किसी और देश में जाता है, और उसकी मार्केटिंग के हिसाब से अन्य देशों में पहुंचाया जाता है, यूज किसी और देश में होता है। तो क्या यहाँ पे इस कंडीशन में क्या राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज सरवाइव कर सकती है या कैसे उसको देखेंगे आप? दो भाई,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक तो सवाल इस चीज का है कि टीवीओं में, मीडिया में जो भूमिका है, जिसमें मैंने कहा कि एक स्पेशल लेक्चर इस पे हो सकता है, वो मैंने क्यों कहा था कि मीडिया में अब तरह की डिबेट देखो, आप सिर्फ ना राष्ट्रवाद लिखो यूट्यूब पे, आपको आज तक का एक वो मिलेगा भी, हाल ही दौर में हुआ राष्ट्रवाद पे। उन्होंने कई लोगों को बुला रखा था मंच पे और पूछ रहे थे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो एक तो कह रहा था कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि जनता के, आम आदमी की सुनना। एक आदमी कह रहा था कि राष्ट्रवाद का मतलब है भारत की जय, हमेशा जय रहेगी भारत की, है ना। एक कह रहा था कि राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र सबसे ऊंचे है। असल में क्या है कि राष्ट्रवाद की मूल भावना इस सिक्कों से दूर है। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि भारत माता के मामले में नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, जो मैं कह रहा हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा हुई इस भारत माता, उसमें एक आर्टिकल है, वो नेहरू जी का है। नेहरू जी ने समझाया कि भारत माता कौन है। उन्होंने कहा कि भाई, भारत माता है भारत के गरीब लोग, अछूत, दलित, महिलाएं, शोषित वर्ग, वो है भारत माता। तो कहा कि जब हम भारत माता की जय कहेंगे, ये आंदोलन से पहले की बात है, आजादी से पहले की बात है। उन्होंने कहा कि जब हम कहेंगे कि भारत माता की जय, तो उसका मतलब है इन गरीब लोगों की जय। तो अब सवाल क्या है कि भारत माता की जय सिर्फ जय बोलने से राष्ट्रवाद का काम नहीं चलेगा। राष्ट्रवाद इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर है, ये उसका एक पार्ट हो सकता है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक, अच्छा एक चीज मैं भूल गया बीच में बताना, जैसा आपने कहा कि एक भाषा एक धर्म, ये पॉसिबल ही नहीं। फिर तो हम डाइवर्सिटी का मामला खत्म कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि जहां डाइवर्सिटी है वहां नेशनलिज्म हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बिल्कुल, भारत में ना तो बिल्कुल, ये धर्म खत्म होंगे, ना परंपराएं बिल्कुल, खत्म होंगी, ठीक है। ना एक देश होगा, ना एक भाषा होगी, ना एक धर्म होगा। हमारे यहाँ तो डाइवर्सिटी बहुत है, तो इसका मतलब राष्ट्रवाद भी नहीं होगा, नहीं। इसीलिए राष्ट्रवाद को समझाया गया है। राष्ट्रवाद किससे बनता है? नेशन स्टेट से। नेशन क्या है? एक खास विचारधारा, वर्ग या समुदाय, परंपरा के आधार पर लोगों का समूह, और स्टेट का मतलब है भूखंड और सत्ता। तो अब भूखंड और सत्ता वाले स्टेट में अलग अलग तरह के परंपराओं के लोगों का अलग अलग समूह, ये जब एकजुट होकर उस भूखंड के लोग जब देश के लिए प्रयत्न करते हैं, मतलब अलग अलग समूह, गांधी जी ने भी यही कहा कि एक परंपरा के लोग जब अपनी से भिन्न दूसरी परंपरा के लोगों का सम्मान करेंगे, तो राष्ट्रवाद का सही अर्थ निकलेगा। सही सही अर्थ निकलेगा, बिल्कुल। सही अर्थ अ, निकलेगा। पिंटू भाई, ज्यादा कुछ प्रश्न नहीं है, और चूंकि विषय ऐसा है कि आमतौर पे बोलना बड़ा मुश्किल है, हाँ, और लोग हाँ, भी प्रश्न करने से इस पे संकोच करेंगे, समय भी बिल्कुल। वैसा नहीं है। तो कुल मिला जुला के बहुत ठीक रहा, और आपने काफी अच्छे तरीके से विश्व का पटल देखते हुए पूरे वैश्विक परिदृश्य में आपने राष्ट्रवाद को और लोगों को समझाने समझने की बात की, और काफी अच्छा रहा। उम्मीद है कि हमारे दर्शक जरूर इस बात को समझे होंगे, और सही मायने में क्या राष्ट्रवाद होता है, क्या राष्ट्र होता है, क्या राष्ट्र राज्य होता है, या देश के प्रति, जहां तक मैं मुझे लगता है कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव है। बिल्कुल, यह भावनात्मक जुड़ाव है, और हमारे हृदय में वह चीज स्वाभाविक रूप से आएगी। अपने देश के प्रति किसको प्रेम नहीं होगा? बिल्कुल, यह एक भावना से जुड़ा हुआ विषय है। इसे कोई पॉलिटिकल रूप में ले, कोई धार्मिक रूप में ले, कोई जातिवादी रूप में ले, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है, अपने देश में जन्म लेता है, वो अपने देश से प्रेम करता है। कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने देश से प्रेम ना करता हो। तो खैर, बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि 1 घंटा से ज्यादा समय हो गया। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े रहे, और पिंटू भाई का विशेष तौर पे आभार कि आपने जो है इतने गंभीर विषय पे बहुत ही सही तरीके से तमाम उदाहरण देते हुए आपने अपनी बात रखी। और हम उम्मीद करते हैं आपसे फिर कभी भविष्य में फिर जुड़ेंगे, और आपको बुलाएंगे, बिल्कुल। और भी अन्य चीजों पे चर्चा होगी। पिंटू भाई, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, नमस्कार।